हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कई बार क्या होता है, फिज़िक्स जो आप पढ़ते हो समझते हो उसके साथ साथ अप्रोच भी बहुत ज़रूरी एक कंपोनेंट हो जाता है अगर आप अच्छे रैंक की बात करते हैं। ठीक है। अब ये सवाल जेई में पूछा हुआ है। अब बहुत सिंपल सा दिख रहा है, देख करके लालच सा आएगा और आप करना शुरू भी करोगे। इसमें लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द पावर कंज्यूम्ड बाय रेजिस्टेंस एफ आर इज मैक्सिमम। तो जैसे ही क्वेश्चन देखा होगा आपने, या जिस भी स्टूडेंट ने जब एग्ज़ाम दिया था, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, बोले यार बहुत सिंपल है, हम पावर निकालेंगे और पावर देन हम कैलकुलस यूज़ कर लेंगे। तो देखो अभी मैं वहाँ से करके भी लिखता हूँ, उसी के बहाने मतलब हम कुछ चीज़ें पढ़ भी लेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये जेई ने पूछा हुआ था। और ऐसे क्वेश्चंस अगर मिल जाए तो बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। मतलब ये दो तरीके से काम कर सकता है। अगर किसी को सही अप्रोच पता हो तो इसमें बहुत बढ़िया नंबर बहुत बड़े कम टाइम पे निकाल सकता है। अदरवाइज बहुत टाइम लगा सकता है इसमें वो। ठीक है। तो अगर आपसे मैं कहूँ कि भाई इस क्वेश्चन में क्या है, तो आप कहोगे बहुत सिंपल है कि भाई एफ आर के लिए जो पावर है वो मैक्सिमम हो जाए, उसके लिए एफ की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल मैं पावर निकाल दूंगा फंक्शन ऑफ एफ पे, देन डिफ्रेंशिएट करूंगा। ठीक है बाबा, करके तो देखो। मैं अभी करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। इसके तुरंत बाद आपसे मैं वो चीज़ डिस्कस करूँगा कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है जैसा आ चुका है, तो हमारा क्या अप्रोच रहेगा, ताकि हम इसको बहुत जल्दी बहुत कम एरर की गुंजाइश के साथ सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से अगर सॉल्व करें तो कैसे करोगे आप। ठीक है, यहाँ पे आप केसीएल अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कहीं पे यहाँ पे आपने ज़ीरो एज्यूम कर लिया भाई। ठीक है। तो यहाँ पे आपने ज़ीरो एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे वी लिख दिया जी। ठीक है। तो जैसे वी लिख दिया, तो अब यहाँ से करंट अंदर आने दो। तो सपोज़ ये करंट आई नॉट हो गया सर, इसको आप आई वन लिख दीजिए, इसको आप आई टू लिख दीजिए। ऐसा ही शुरू करेंगे। आपको ऐसा नहीं सॉल्व करना है, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका अप्रोच क्या होगा, और उसी के बहाने कुछ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। अगर नोडल जिसको कहते थे, नोडल के हिसाब से देखें, इसको जीरो लिख दिया। अब यहाँ पे सीधे देखो, आई नॉट मस्ट बी इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने केसीएल यूज कर लिया, कोई पंगा ही नहीं है सर। ठीक है। अब देखो आई नॉट की अगर हम बात करते हैं, तो देखो ये जीरो है, ये ई है, तो इस पॉइंट पे जो इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट होगा वही आई नॉट है बेसिकली, है ना। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, अगर हमने वी लिखा है और ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का ई है, तो ये जो पॉइंट होना चाहिए डेफिनेटली वी माइनस ई होना चाहिए। ठीक है। ये v माइनस ई होना चाहिए, लिख दिया हमने सर। अब अगर आप देखोगे तो आई नॉट को कैसे लिखोगे, तो आई नॉट कितना आ जाएगा, जीरो माइनस v माइनस ई। ठीक है। v माइनस ई अपॉन दैट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कितना लिखेंगे आप, आर। ठीक है। अब अगर आप देखो आई वन की बात करते हैं, तो v माइनस जीरो आप ऐसा लिखोगे। हमने एक बार आपको बस केसीएल रिवाइज करवाने की कोशिश करी। ठीक है। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, अगर इस तरह के सवाल पूछे जाते तो। दूसरा क्या करोगे, v माइनस जीरो अपॉन एफ आर। तो बेटे जी आप ऐसा लिखोगे, अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, है ना। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ऐसे ही करना पड़ेगा अगर आपने सच में यही अप्रोच रखा। तो आपको यहाँ से फिर क्या मिलेगा, अभी इस इक्वेशन में से आपको एक अननोन जो था वो v मिल जाएगा। v निकालने के बाद आप i2 निकालोगे सर। i2 निकालने के बाद पावर निकालोगे सर, है ना। पावर को i2 स्क्वेयर इंटू आर करोगे, तो बड़ा लंबा सा एक आएगा कि p जो लिखोगे वो ई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर, ठीक है, अपॉन वन प्लस टू एफ स्क्वेयर इंटू वन अपॉन एफ आर आएगा। आएगा, करने में टाइम लगेगा बेटा। फिर इसके बाद अब यहां भी खेल खत्म नहीं होगा, फिर आपको करना पड़ेगा, अच्छा जी पी जो फंक्शन है एफ है, तो डी पी बाई डी एफ को ज़ीरो करोगे। डी पी बाई डी एफ को ज़ीरो करोगे, देन आप सॉल्व करोगे, तो आपको एफ की वैल्यू वन बाई टू होगी। सोचने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब सॉल्व करना हो तो कितना टाइम लग जाएगा सर, और इतने ज़्यादा स्टेप्स होंगे कि गलतियां होने के चांसेस भी होंगे। आप कैसे सॉल्व करोगे सर, मैं फटाफट देखो इसको 30 सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ, और देन अप्रोच बता देता हूँ कि भाई क्यों किया ऐसा, कैसे किया ऐसा। ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इसके थ्रू लिखना है सर। ओके, इसको हमने बना दिया दो टर्मिनल ए बी। ठीक है। उस रजिस्टर को हटा दिया जी। अब यहाँ से हमने क्या किया, जो बैटरी था उसको भी हटा दिया, बचा कौन सा,
ये रेजिस्टेंस आर, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर दिया और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को लिख दिया, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को लिख दिया, कितना है आर, लिख सकते हैं सर। तो अब ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखना हो तो कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी लिखना हो तो ये क्या होगा, ये दोनों पैरेलल में है तो R/2 हो गया। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है और सीधे मैं अभी पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों लिखा है ना, हवा में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी बस आप देख लीजिए, ऐसा लिख दिया। अब देखो ये रेजिस्टेंस कितना था बेसिकली एफ आर, तो हम क्या करेंगे, एफ आर मस्ट बी इक्वल टू R/2 फॉर द मैक्सिमम पावर, ठीक है। यहां से देखो आर आर कैंसिल हो जाएगा और एफ की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, ठीक है। यही आंसर है। ये इतना करने में कितना टाइम लगेगा देख लो, 30-40 सेकंड। बट ऐसा क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हमने इसलिए किया बेटा, अब जरा सा ध्यान से समझना। अगर हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की बात करते हैं तो अगर ये एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस आर रखते हैं और एक बैटरी लगाते हैं सर, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लोग स्मॉल आर लिख देते हैं, ठीक है। ऐसा अगर ये ईएमएफ ई है तो फॉर मैक्सिमम पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस आर मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल आर। हमने वैसे गलत लिखा, गलत इन द सेंस के उल्टा लिखा, ऐसा नहीं लिखना चाहिए। यहां पे आर फिक्स्ड है, आर फिक्स्ड है, ये आर बदलेगा है ना, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर रखोगे, तब उस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जो पावर कंज्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा। अब ये कैसे निकला होगा, तो ये तो बहुत सिंपल है कि ये जो बोर्ड एग्जाम में डिराइव करते उस हिसाब से था कि आप आई करंट निकाल लोगे सर, है ना। आई करंट लिखना बहुत आसान हो जाएगा। आई करंट लिखने के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, E/R+R, ठीक है। E/R+R लिख दिया और यहां से काम बन जाएगा, आई निकाल दिया, फिर I²R लिख दो, देन उसके बाद वही डिफ्रेंशिएट कर दो, पावर निकाल लेंगे, फिर dP/dr को 0 कर दीजिए आप, ठीक है, और यहां से निकल आएगा सर, है ना। तो मैक्सिमम पावर के लिए आर को कैपिटल आर के बराबर होना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो सर, जब आपने टाइम कांस्टेंट की बात करी होगी वहां पे हम लोग आर नेट कैलकुलेट करते थे, याद है। कैपेसिटर को हम कहते थे कि उसको 2 पॉइंट बना दो, ए बी लिख दो सर, और बैटरी को शॉर्ट सर्किट करो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट ए बी निकाल दो, तो वो जो निकलेगा वही आर नेट होगा। तो आर नेट का अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉन्सेप्ट देखो तो आर नेट उस पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ जो भी सोर्स आ रहा है उसके साथ इंटरनल एनर्जी का रोल प्ले करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वहीं से ये आइडिया निकाला। अब देखो इसको आपको समझाने के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, तो देखो भाई यही क्वेश्चन था ना, तो मैं कहता हूं कि एफ आर है, ये देखो एफ आर था जिसके अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर चाहिए था, ठीक है। अब देख लीजिए क्वेश्चन यही है ना, एफ आर था, ग्रेट। अब करो क्या कि एफ आर को अलग कर दो और बाकी जो रेजिस्टेंस था वो एक था, उसको हम ऐसा लिख सकते क्या, लिख दो सर आर, और इसके साथ बैटरी लिख दो बॉस। बैटरी कितना था, ईएमएफ ई दिया हुआ था, और यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस इसका भी कैपिटल आर दिया हुआ था, कोई पंगा नहीं होना चाहिए। ऐसा मैंने क्या किया कि भाई इसको एक ईएमएफ लगा दिया इस लाइन पे भी, और जिसकी वैल्यू 0 रख दी। ऐसा इतना इंप्रोवाइज तो कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे ये कर लिया, अब आप देखो बेटा कि ये जो अरेंजमेंट दिख रहा है, ये पूरा सेट जो होगा ये एक नए इक्विवेलेंट की तरफ इशारा कर रहा है कि यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गए जी। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हो गए, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी नई ईएमएफ, उन सबको हम अलग से लिख सकते हैं क्या। इट मींस ये कैसा दिखेगा बेटा, ये ऐसा दिखेगा। अच्छा, ये हमारा एफ आर हो गया, ठीक है। यहां से बढ़ेंगे इधर, और इसका अब नया ईएमएफ कुछ हो जाएगा जो हम इक्विवेलेंट के फॉर्मूले से निकालेंगे, उसको ई डैश लिख दीजिए। और नया इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा, ये तो पता है दोनों पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा बेटे जी, R/2। ऐसा कर सकते हैं क्या, मतलब ये जो अरेंजमेंट दिख रहा था वो किस तरह का दिख रहा है, आपको ये पता चल गया। अब आप देखो बेटा,
ई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ई डैश, क्योंकि अब ये सिंपल सर्किट हो गया। अब मैक्सिमम पावर चाहिए इसके क्रॉस, तो मैक्सिमम पावर लिखने के लिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। इट मींस एफ आर शुड बी इक्वल टू आर बाई टू। बस ऐसा आपने लिख लिया तो यहां से अब क्या हो जाएगा बेटे जी, एफ की वैल्यू आ गई क्या, 1/2। ठीक है, तो अगर आपको चीज़ें ठीक लगी हो, समझ आया, तो शेयर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा। तो अभी देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो सर्किट से रिलेटेड चीज़ें हैं जहाँ पे कि थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है आपको एग्जाम में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके पास लेके आऊँ। ठीक है, चलिए जी, फिर आपसे मुलाकात होती है ना। ओके, थैंक यू। बट बात समझ आ गई क्या करना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। शॉर्टकट क्या था, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मैक्सिमम पावर लिखना था, जैसे यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर लिखना था हमें इसके अक्रॉस, तो इस रेजिस्टेंस को भगा दिया और एक दो टर्मिनल जोड़ दिए ए बी, बैटरी को शॉर्ट सर्किट कर देना है, बाकी सारे रेजिस्टेंस लिख देने हैं। अब इस ए बी के अक्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकाल दो, वही नया इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, एंड दैट इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू दिस लोड रेजिस्टेंस फॉर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन। ठीक है, चलिए फिर।